नमस्कार विद्यार्थियों। अधिकारों के वर्गीकरण और उनके प्रकार के बाद में अधिकारों को लेकर या उनके स्वरूप और उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचार विद्वानों के द्वारा रखे जाते हैं। अधिकारों के इसी स्वरूप को लेकर जो विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ अधिकार विषयक सिद्धांत भी हैं और इन अधिकार विषयक सिद्धांतों के बारे में मैं चर्चा करूंगी। जैसा कि आपको पता ही है, बीए भाग प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और उसी में अधिकार और कर्तव्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और ये प्रत्येक राज्य के द्वारा किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो अधिकारों के अस्तित्व और वर्तमान समय में इनके स्वरूप के बारे में जो अधिकार के संबंध में सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर एक एक सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत हम लेंगे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत यदि हम कहें तो वो प्राकृतिक सिद्धांत है। इसका प्रचलन यूनानियों के समय से ही हो गया था और इसके अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध है। और इस सिद्धांत को लेकर आशीर्वादम ने कहा कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। विस्तृत व्याख्या करने का या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात है, निरपेक्ष है और स्वयं सिद्ध है। वे व्यक्ति को प्रकृति की देन है और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हम होब्स, लॉक, रूसो को पढ़ते हैं और इसी के साथ मिल्टन, वॉल्टेयर, थॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, इन विद्वानों के भी विचार पढ़ते हैं और इन सभी के विचारों में इस सिद्धांत का समर्थन हमें दिखाई देता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या हम इस पेपर में भी पढ़ते हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो है, उन तीनों के विचार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये प्रारंभ से ही कुछ प्राकृतिक अधिकारों के बारे में या उनके अस्तित्व के बारे में हमें उनका समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और संविदा करते समय भी वह अपने इन अधिकारों में से कुछ अधिकार अपने से उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप देता है कि उसके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। लोक ने ये कहा था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ होता है कि वे अधिकार जो राज्य से पूर्व ही व्यक्ति के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं और वो स्वाभाविक है। इस सिद्धांत का प्रभाव फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में हमें देखने को मिलता है और इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा भी की गई थी। इस सिद्धांत के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन इस प्राकृतिक सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं और ये कहा जाता है कि उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्व स्थापित किया है इस अधिकार ने, जबकि मानव का महत्व पशुओं से अधिक नहीं समझा जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत का अधिक महत्व नहीं है और इसकी आलोचना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है, ऐसा आलोचक मानते हैं।
इस सिद्धांत में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है उसके अनिश्चित और अनेक अर्थ निकलते हैं। प्रोफेसर रिची ने ये कहा कि प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्ण, साधारण या औसत। तो उपयुक्त सिद्धांत में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। फिर यह भी आलोचना की जाती है कि प्रतिपादक हैं इस सिद्धांत के जितने भी, उनको प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर वो एकमत नहीं है। तो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे और वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है और इस एकमतता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। इस सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं, तो अन्य पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक मानते हैं। कुछ विद्वान स्त्री पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं, तो कुछ इसका विरोध करते हैं। लॉस्की ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए कहा कि अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती। फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष है और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों की विद्यमानता में ही किया जा सकता है। प्रतिबंध के बिना स्वतंत्रता उच्छृंखलता में परिवर्तित हो जाएगी और समानता एक कल्पना मात्र बनकर रह जाएगी। और तो और आलोचक ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध भी हमें देखने को मिलता है, पारस्परिक विरोधाभास पाया जाता है, क्योंकि अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, आलोचक ये भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत को मानने वाले राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके नितांत विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं वरन रक्षा की है। वास्तव में राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है इनके द्वारा कि क्योंकि इस सिद्धांत की तो मान्यता यह है कि राज्य और समाज से पूर्व ही व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिकारों की उत्पत्ति ही इस तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको सदजीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह से इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं हुई है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का अपना महत्व भी है और प्राकृतिक सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और जिनसे मनुष्यों को वंचित नहीं किया जा सकता। तो वर्तमान समय में अमेरिका है, भारत है आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हैं अथवा नहीं, परंतु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक है। इसी तरह से अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत भी है। ये सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है और इनका ये मानना है कि अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है और नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है।
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा ही दिए गए हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं के साथ किया जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारों के संबंध में 3 प्रकार के कार्य करता है: अधिकारों की परिभाषा करना, उनकी सीमाएं निर्धारित करना और उनके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था। अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। इसके समर्थक है बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड आदि। लेकिन इस सिद्धांत की भी कुछ बातों को लेकर आलोचना की गई है। जैसे इनका ये कहना है कि राज्य के आलोचकों का ये मानना है राज्य के आदेश कानूनों का निर्माण नहीं करते। तो राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानूनों का निर्माण नहीं होता। वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्रदान करता है और रक्षा करता है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। कि यदि मान लिया जाए कि राज्य ही एकमात्र अधिकारों का जन्मदाता है तो इससे राज्य निरंकुश हो जाएगा और स्वेच्छाचारी भी हो जाएगा और शासन अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकारों का अंत भी कर देंगे। आशीर्वादम ने सही कहा है। यह कहना है कि एकमात्र राज्य ही अधिकारों की सृष्टि करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है। इसी के साथ साथ आलोचक कहते हैं कि कानून अधिकारों का उचित आधार नहीं, क्योंकि कानून में नित्य प्रति संशोधन परिवर्तन होते रहते हैं और अधिकारों को उनका यथोचित महत्व और सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से औचित्य की भावना को ही आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लॉर्ड ने सही कहा, अधिकार का आधार तो औचित्य की भावना ही होती है। इसी तरह वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं किया जाता। उपयुक्त जितनी भी मैंने आलोचनाएं बताई है उनसे बचने के लिए वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिपादक ये कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक अधिकारों का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों को ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हॉकिंस ने भी कहा है, विधि का किसी समय जो स्वरूप है और जो होना चाहिए उन दोनों के बीच सदैव ही अंतर रहता है। तो इस स्थिति में वैधानिक सिद्धांत यह तो बता सकता है कि एक विशेष परिस्थिति में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यह नहीं बता सकता कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इस तरह से अन्य सिद्धांतों की भांति इस सिद्धांत की भी हालांकि आलोचना की गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस सिद्धांत में सत्य का अंश है। समाज की ओर से जिन स्वतंत्रताओं और सुविधाओं को मान्यता प्रदान कर दी गई है या व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो स्वत्व या दावे अनिवार्य हैं, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता न प्रदान कर दी जाए। इस तरह से अधिकारों के वैधिक और नैतिक 2 पक्ष होते हैं और अधिकारों के वैधानिक पक्ष पर बल देकर इसके द्वारा हम सत्य को प्राप्त भी कर सकते हैं अधिकारों के बारे में। तो अधिकारों के संबंध में चाहे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत हो चाहे वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत, इन सिद्धांतों में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भी है और इनका व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। धन्यवाद।